नमस्कार साथियों, जय भीम जय भारत। आप सभी का हमारे चैनल संघर्ष क्लासेस जोगट पर स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अपने कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने संचारण के बारे में पढ़ा था। संचारण की परिभाषा पढ़ी थी, उसके उदाहरण की बात करी थी। उसके बाद में उससे आगे हमको पढ़ना है संचारण को प्रभावित करने वाले कारक और संचारण को कम करने के उपाय। तो आज के रोज हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संचारण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि संचारण किन किन कारणों से संचारण अधिक होता है और किन कारणों से संचारण में कमी आती है, उसकी बात करेंगे। तो यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न के संग्रहण का एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सीरीज मिल जाएगी। वहां पे आप क्रम से पढ़ सकते हैं। ये दूसरा वीडियो है, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था छोटा सा। अगर आप पहली बार देख रहे हो संचारण की परिभाषा डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो संचारण, जैसा कि संचारण की हमने बात करी थी, संचारण होता क्या है? बरसात के दिनों में या नमी के कारण क्या होता है कि जो वायुमंडल की नमी होती है, जिसके कारण कोई सी भी धातु हो, चाहे वो लोहा हो, तांबा हो, कोई सी भी धातु हो, एल्यूमिनियम हो, तो उस पे एक परत जम जाती है। धूल मिट्टी के कण आके चिपकते हैं, नमी के कारण चिपक जाते हैं। फिर बाकी कोई दूसरी अशुद्धि हो वो भी चिपक जाती है। और जब नमी सूख जाती है तो नमी के सूखने के बाद में वो एक जंग का रूप ले लेती है, जंग लग जाती है। और जंग लगने से धातु की जो ऊपर वाली जो सतह है वो सतह क्या होती है? खराब हो जाती है। देखा होगा आपने सभी ने, बरसात के दिनों में चाकू पड़ा हो या दराता जो होता हो पड़ा हो या लोहे की कोई सी भी वस्तु हो, तो इस तरह की घटना आपने देखी होगी। लोहे की कोई चादर पड़ी हो, उस चादर में, लोहे की जो चादर होती है उसमें भी क्या होता है? जंग लग जाती है और उसमें से लेप निकलता है, वो जंग के कारण निकलता है, संचारण के कारण निकलता है। इसी को कहते हैं संचारण की घटना। हमने उसमें लिखा था कि वायुमंडल की नमी या कोई अशुद्ध गैसें जैसे CO2, SO2 आदि गैसों के कारण वायुमंडल की जो सबसे ऊपर वाली सतह होती है वो मलिन हो जाती है और संचारित हो जाती है। तो संचारित हो जाने के कारण उसकी जो ऊपर वाली जो सतह है वो खराब हो जाती है। इस घटना को संचारण कहते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में परिभाषा इसकी बोल के लिखवा दी थी। आज हम संचारण को प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे इस वीडियो में। तो संचारण को प्रभावित करने वाले कारक, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, संचारण को प्रभावित करने वाले कारक का अगर उत्तर लिखना है आपको तो ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, ऐसा कैसा आप इसको उतार लेंगे, फिर अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद में आप उतार लेंगे। मैं आपको उतारने का पूरा मौका दूंगा। तो संचारण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला है अपने पास धातु की प्रकृति। धातु की प्रकृति का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि जैसे कोई धातु ऐसी रहती है जिस पर जंग बार बार लग जाता है, उसको साफ सफाई करते हैं उसके बावजूद भी जंग लग जाता है। और आपने देखा होगा जैसे लोहे की वस्तु है तो उस पर अपेक्षाकृत, जैसे स्टील की वस्तु है और लोहे की वस्तु है, आपने देखा होगा कि स्टील की जो वस्तु है उस पर जंग थोड़ी धीरे लगती है, लेकिन लोहे की जो वस्तु है उस पर जंग जल्दी लग जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लोहा वायुमंडल से जल्दी क्रिया कर रहा है और स्टील वायुमंडल से धीरे क्रिया कर रहा है। इसीलिए स्टील का जो बर्तन है वो धीरे खराब होते हैं। लोहे का बर्तन तो वैसे ज्यादा रहते नहीं है, लेकिन लोहे का अगर कोई मान लो कोई वस्तु बड़ी है तो वो जो वस्तु है लोहे की वस्तु वो जल्दी खराब हो जाएगी या उस पर जल्दी जंग लग जाएगा। तो धातु की क्रियाशीलता पर भी, धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, यानी कि जिसकी प्रकृति जितनी ज्यादा क्रियाशील है वो उतनी ही जल्दी खराब होगी। क्या लिखा हमने इसमें? किसी वस्तु की क्रियाशीलता जितनी अधिक होती है वह धातु उतनी ही अधिक शीघ्रता से संचारित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोहे की जो बात कर रहे हैं, लोहा जो है वो लोहा वायुमंडल से, लोहा क्या करता है? वायुमंडल से अधिक क्रिया करता है, जिसके कारण लोहा जल्दी खराब हो जा रहा है। और स्टील की जो बात कर रहे हैं, स्टील वायुमंडल से धीरे क्रिया करता है या क्रिया करने की दर उसकी कम होती है, इसलिए स्टील धीरे खराब होता है।
ठीक है, पहली बात समझ में आ जाएगी। प्रकृति का मतलब क्या है कि कोई धातु वायुमंडल से जल्दी क्रिया करता है, क्रियाशीलता अधिक होती है तो वह जल्दी खराब हो जाता है, यानी कि उसमें संचरण की दर अधिक होती है। और कोई धातु वायुमंडल से धीरे क्रिया करता है, यानी कि क्रिया करने की दर कम होती है, जिसके कारण उस पर जंग कम लगती है, धीरे लगती है, जंग लगने की दर कम होती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, धातुओं की उपस्थिति, अशुद्धियों की उपस्थिति। अशुद्धि यानी कि वही बात आ जाती फिर से कि अगर कोई लोहा है जिसमें अशुद्धि ज्यादा है, खराब ज्यादा है, तो वो ज्यादा खराब है, उसके कारण वायुमंडल से जल्दी क्रिया कर लेता है। और अगर कोई धातु ऐसी है जो शुद्ध है एकदम, तो वो जल्दी क्रिया वायुमंडल से नहीं करती है, जिसके कारण जंग कम लगता है। जैसे अशुद्धि का मतलब, जैसे मान लो कि आपके पास कोई सोने चांदी या कोई भी मतलब जेवर है, गहना है, उसको गहने को पहन के कहीं बाहर जाते हैं तो धूल मिट्टी के कण लग जाते हैं, भले उसको साफ सफाई करके रखते भी हैं, तो भी अगली बार फिर से बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। लेकिन अगर लोहे का या कोई भी जेवर जो है आपने लिया है और उसको संभाल कर रखा है, उसका उपयोग नहीं किया है, तो उस पर जंग नहीं लगती है, उस पर जंग नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो अशुद्धि उसमें आई नहीं, और पेन के अगर जाते हैं तो अशुद्धि आके उस धातु से या उस जेवर से चिपक जाती है, जिसके कारण वो जेवर क्या होता, खराब हो जाता है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें? अशुद्धि में, धातुओं में अशुद्धियों की उपस्थिति से छोटे छोटे संचरण सेल बन जाते हैं, जिससे धातु के संचरण की दर बढ़ जाती है। अशुद्ध लोहे में शुद्ध लोहे की तुलना में जंग लगने की दर अधिक होती है। शुद्ध और अशुद्ध का क्या मतलब है? जैसे मान ले हम कि नया जो धातु है या नया जो जेवर है, गहना है, उसको हम शुद्ध मान लें, और पुराना जो गहना है उसको अशुद्ध मान लें। तो पुराना जो गहना है वो जल्दी खराब हो जाता है, नया जो जेवर है वो धीरे खराब होता है। इसका मतलब यही हुआ कि जिसमें अशुद्धि यानी कि पुराने वाले में अशुद्धि अधिक है, नए वाले में अशुद्धि कम है। तो अशुद्ध लोहा या अशुद्ध धातु जल्दी संचारित हो जाती है और शुद्ध धातु धीरे संचारित होती है। यह था अपना दूसरा पॉइंटर। तीसरा है धातु की विकृति। विकृति का मतलब क्या होता है कि जैसे विकृति का मतलब अगर हम अपनी घर की लैंग्वेज में अगर समझें तो विकृति का मतलब होगा खराब। अगर धातु खराब है, यदि धातु खराब है तो संचरण जल्दी लगता है, अगर धातु खराब नहीं है तो संचरण धीरे लगता है। इसका तो सीधा सा मतलब है। जैसे आपने देखा होगा कि पुरानी वस्तु अगर है, कहीं टूटी फूटी है या कहीं फटी हुई या फिर कहीं खुरदुरी है, जैसे मान लो कि यहाँ पे खुरदुरी है तो धूल मिट्टी के कण आके यहाँ पे चिपक जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, और पानी की नमी आएगी, जिसके कारण यहाँ पे जंग लग जाती है। लेकिन अगर ये वस्तु नहीं है तो धूल मिट्टी के कण आएंगे, वो यहाँ पे चिपक नहीं पाएंगे, वो आएंगे और फिसल जाएंगे आगे। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि अगर धातु विकृत अवस्था में है या धातु में विकृति है तो उसमें जंग जल्दी लगती है या संचरण की दर अधिक होती है। और अगर धातु में विकृति नहीं है तो संचरण धीरे लगती है या संचरण की दर कम होती है। तो हमने लिखा है, क्या लिखा है? चिकनी या समतल सतह वाली धातु का संचरण अपेक्षाकृत कम तथा मुड़ी हुई कटी फटी या खुरदुरी सतह वाली धातु का संचरण ज्यादा तेजी से होता है। हमने ये बता दिया, आपको समझा दिया कि क्या बोला था हमने, वही बोला हमने कि खुरदुरी अगर होगी तो संचरण अधिक होगा, समतल है, चिकनी है तो धूल मिट्टी के कण आएंगे और फिसल जाएंगे, जिसके कारण जंग नहीं लगेगा, यानी कि संचरण नहीं होगा। वही बात हम कह रहे थे। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। अगला पॉइंट अपने पास वायुमंडल की प्रकृति। और वायुमंडल की प्रकृति यानी कि वायुमंडल की प्रकृति का क्या मतलब है कि मौसम कैसा है। मौसम अगर साफ सुथरा है मतलब उस मौसम में कोई भी धातु रहेगी उस पर जंग नहीं लगेगी या कम लगेगी। जैसे गर्मी के दिनों में कोई भी धातु रहती है उस पर जंग ज्यादा नहीं लगती है, वो धातु एकदम से खराब नहीं होती है। लेकिन बरसात के दिनों की बात करें या नमी की बात करें तो जंग जल्दी लगती है उस समय। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा, बरसात के दिनों में जंग जल्दी लगती, खराबी जल्दी होती, कोई सी भी धातु रहती है। और गर्मी के दिनों में
नहीं लगती है। यानी कि बरसात के दिनों में ये सारी चीजें अधिक होती, क्या अधिक होती, नमी अधिक होती, खारापन अधिक होता, CO2 SO2 और SO3 ये जो विषैली गैसें हैं ये बहुत ज्यादा मात्रा में उस समय हो जाती है। कोई खाद्य पदार्थ गीला होने के कारण सड़ जाता है, कोई भी फल फ्रूट सड़ जाता है बरसात के दिनों में, कोई भी खाद्य पदार्थ सड़ जाता है, जिसके कारण ये जो गैसें ये भी कैसे हो जाती है, विषैली हो जाती है और नमी आ जाती है और नमी के कारण फिर खारापन उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण बरसात के दिनों में जो धातु होती है वो अधिक खराब होती है। और गर्मी के दिनों में खाना इतना ज़्यादा सड़ता नहीं, खराब नहीं होता है, कोई सा भी खाद्य पदार्थ है वो खराब नहीं होता है, सड़ता नहीं, कम सड़ता है, सड़ता जरूर है लेकिन कम खराब होता है, जिसके कारण ये जो गैसें हैं ज़्यादा अशुद्ध नहीं होती है, जिसके कारण जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे होती है। यानी कि हमने क्या लिखा सीधा सीधा कि वातावरण में नमी, खारापन अथवा CO2 SO2 SO3 आदि गैसें अशुद्धि के रूप में हो तो संचारण की दर बढ़ जाती है। तो ये हमने पॉइंट लिखा था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद में मैं लास्ट पॉइंट समझा देता हूँ, लिखवा देता हूँ, उसके बाद आप लिख लेना, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं लास्ट पॉइंट में बोल के लिखवा दूंगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को पुश करके रोक के लिख लेना, उसके बाद में मैं बोलूंगा उसकी परिभाषा, तो लास्ट पॉइंट आप उसमें लिख लेना। और अधिक पॉइंट पढ़ना चाहते हो तो अपनी पाठ्य पुस्तक को खोल के उसमें से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है, मेरा मानना है, हम लंबे समय से क्लास ले रहे हैं तो हमारा जहाँ तक अनुभव है वो ये कहता है कि इतने पॉइंट बहुत होते हैं, काफ़ी होते हैं, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं होती है। तो pH का मान है अगला पॉइंट, माध्यम का pH, माध्यम का pH। तो माध्यम का pH मान होता है, स्केल जो होती है pH की, तो pH मान जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी जो पदार्थ है या कोई भी वातावरण है, वातावरण का pH मान अगर क्षारीय अवस्था है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है और अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अगर कोई भी पदार्थ जो है वो क्षारीय है, कड़वा है, तो उस पर जंग नहीं लगती है, और अगर खट्टा है तो वो जल्दी खराब हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर माध्यम का pH जो है वो क्षारीय अवस्था में हो तो संचारण की दर कम होती है, और क्षारीय अवस्था से अगर pH का मान 7 है, मतलब उदासीन है, तो संचारण की दर जैसे जैसे क्षारीय अवस्था कम होती जाती है वैसे वैसे संचारण की दर बढ़ती जाती है। और अगर pH का मान 7 से कम हो जाए तो संचारण की दर तेजी से बढ़ जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि pH का मान अगर 7 से 14 के बीच में हो तो संचारण की दर कम होती है, और 7 से नीचे यानी कि 1 से लेकर 6 के बीच में हो pH का मान तो संचारण की दर अधिक होती है। इस पॉइंट को आप लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूँ। pH का मान, माध्यम का pH, उसमें लिखेंगे आप, धातुओं का संचारण माध्यम के pH पर भी निर्भर करता है। धातुओं का संचारण माध्यम के pH पर भी निर्भर करता है। क्षारीय माध्यम में संचारण धीमी गति से होता है, क्षारीय माध्यम में संचारण धीमी गति से होता है। फिर से बोल रहा हूं मैं, धातुओं का संचारण माध्यम के pH पर भी निर्भर करता है। क्षारीय माध्यम में संचारण धीमी गति से होता है। pH मान में कमी होने पर संचारण की दर बढ़ने लगती है। pH मान में कमी होने पर संचारण की दर बढ़ने लगती है। जब माध्यम का pH, आगे लिखना है, जब माध्यम का pH 7 से कम हो जाता है, जब माध्यम का pH 7 से कम हो जाता है तो संचारण तीव्रता से बढ़ने लगती है। माध्यम का pH 7 से कम हो जाता है तो संचारण तीव्रता से बढ़ने लगती है। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ये संचारण की दर को प्रभावित करने वाले कारक थे। आगे हम संचारण की
आगे हम इसे कम करने के जो उपाय है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप संचारण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को अच्छे से लिख कर याद कर लेंगे। अगर चैनल पे पहली बार हो, नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली अगली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।